गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था कि आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर होगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। बेसिक्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के जो बेसिक्स हैं आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। अब बेटा इस बात को मैं जो बेसिक्स यहाँ पर बात चल रही है तो कई बच्चे सोच रहे थे पता नहीं सर कि आप बहुत ज्यादा बेस तो नहीं, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से तो लेकर नहीं चल रहे हो कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो सोचे कुछ नहीं मिलने वाला है इस वीडियो में। तो बेटा आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बातों को आगे बढ़ने देना, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, फिर उन 3 सेंटेंसेस को ही हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट वन इज इफ ही comes here I will help him, or if he came here I would help him, and if he had come here I would have helped him. These are the 3 sentences. बेटा इन 3 सेंटेंसेस को पहले आप लोगों को समझना है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है। सो द फर्स्ट वन सेंटेंस इज कि इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तीनों ही सेंटेंसेस, ये तीनों ही सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि सर हम लोग इनको कंडीशनल बोलते ही क्यों हैं। 3 बातें आप लोग यहाँ पर सीखनी है। पहली बात तो ये कि सर हम इन सेंटेंस को कंडीशनल क्यों कहते हैं। फिर दूसरी बात, सर इन तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंसेस क्या है। तीसरी बात, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पैटर्न पर बेस्ड होकर आएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा एग्जाम का पैटर्न पर जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा वो सबसे लास्ट में होना है। उसका रीजन ये है कि पहले आप लोगों को समझना है कि कंडीशनल क्यों है, फिर समझना ये है कि फिर इन तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंसेस क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग वहां पर जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन सेंटेंस इज कि इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प। अगर आप लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब निकलता है कि यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। मैं उसकी सहायता कर तो दूंगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता तो करूंगा, लेकिन बेटा सहायता कब करूंगा, जब वो यहां आएगा। मतलब बात तो ये है मेरी सहायता करना या ना करना उसके यहां आने पर निर्भर करता है। आया तो सहायता कर दूंगा, नहीं आया तो सहायता नहीं करूंगा। मतलब सहायता करूंगा, लेकिन सहायता करने के लिए भैया ही कम्स हियर, ये मेरी क्या बन रही है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आए, शर्त। और शर्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशन बोलते हैं कि मैं उसकी सहायता तो कर दूंगा, आई विल हेल्प हिम, मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं सहायता करने के लिए, लेकिन सहायता मैं उसकी तभी करूंगा जब वो यहां आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास आया, कोई मुझसे बोलता है कि सर क्या आप मुझे बुक दे सकते हैं। मैंने कहा आप अगर मेरे घर आ जाओगे तो मैं आपको बुक दे दूंगा, मतलब बुक तो दे दूंगा, लेकिन बुक दूंगा तभी जब आपको मेरे घर आओगे, घर आइए बुक ले जाइए। तो बुक देने के लिए घर पर आना कंडीशन है, शर्त है। तो बेटा जब आप लोग सेंटेंसेस में इफ का यूज करते हो तो वो सेंटेंसेस आपके बनते हैं, उनमें आप लोग इंडिकेट करते हो किसी कंडीशन को, किसी शर्त को, और शर्त को इंडिकेट करने वाले सेंटेंसेस, कंडीशन को इंडिकेट करने वाले सेंटेंसेस को ही हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस। दोबारा समझना है, कंडीशनल सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सर यहां पर 2 क्लॉजेस आपको दिखाई दे रही होगी। क्या बोला मैंने, 2 क्लॉजेस। 2 क्लॉजेस का मतलब 2 वर्ब, कम्स और हेल्प। तो 2 वर्ब का मतलब 2 क्लॉज। कि सर एक क्लॉज जो है आई विल हेल्प हिम जो क्लॉज है, ये क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है। ये काम तभी होगा जब ये काम हो सकता है। और बेटा जब एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड करता है, एक एक्शन का होना अगर दूसरे एक्शन पर निर्भर कर रहा है तो वो कंडीशनल बनते हैं, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा 2 क्लॉज होती हैं।
क्या बोला बेटा मैंने? कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा दो क्लोज होती हैं, उनमें से एक क्लोज दूसरे क्लोज पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब वो दूसरा क्लोज पहले वाले क्लोज की शर्त बनता है कि पहले इसको करिए तब जाकर रिजल्ट मिलेगा, शर्त बनता है, तभी हम लोग उनको बोलते हैं क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस। एक बात। दूसरी बात आपको यहां पर जो समझनी है वो ये है कि बेटा ये जो दो क्लोजेस है ना, अगर आप लोग ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो एक क्लोज को आपने लिखा है इफ कंजंक्शन के साथ। तो जो क्लोज ये इफ कंजंक्शन के साथ लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो क्लोज बिना कंजंक्शन के लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेन क्लोज, या बोलते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लोज। जो क्लोज कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है इफ, ये बेटा हम लोगों ने ऑफलाइन प्रैक्टिस में पढ़ा था कि जो क्लोज कंजंक्शन के साथ लिखा जाता है उस क्लोज की आइडेंटिफिकेशन वही कंजंक्शन बन जाता है। मतलब अगर यहां पर कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा होता तो ये क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज बनती, और यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है तो ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाती है। और जो क्लोज बिना कंजंक्शन के लिखी जाती हैं उनको या तो मेन क्लोज कहा जाता है बेटा, या उनको कहा जाता है प्रिंसिपल क्लोज। इज दैट क्लियर? मैं पहले बोल रहा हूं क्या है, बेसिक्स हैं, और बेसिक्स अगर भूल जाओगे ना तो बेटा आगे चलकर दिक्कत आती है। अगर अल्फाबेट से याद नहीं है तो इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट समझने जरूरी है, और कंडीशनल समझने के लिए ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। कई बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि सर ये हमारे काम की चीज नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाली है। लेकिन भैया अगर किसी भी सब्जेक्ट का और बेसिकली अगर लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए तो जैसे कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ, रूल्स कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, क्लोजेस की पहचान होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, कंजंक्शन के साथ लिखी हुई क्लोज उसी कंजंक्शन के नाम पर होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लोज सबऑर्डिनेट हो जाती है। यहां पर कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेट होता है, एंड, बट, यट, सो, फॉर वगैरह जो होते हैं तो क्लोज कोऑर्डिनेट बन जाती है। और जो क्लोज बिना कंजंक्शन की लिखी होती है बेटा दैट इज कॉल्ड मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरी बात समझना, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज, क्या बोला जा रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज लिखा होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये ध्यान रखिएगा कि जिन सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज दोनों लिखी होती हैं उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। का मतलब ये हुआ कि कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। 2020 मतलब इसी साल शायद फरवरी में, जनवरी फरवरी में पेपर हुआ एनडीए का, जिन मैंने बेटा ये ऑफलाइन बैचेज में सोल्व भी करवाया था, बच्चों को ध्यान आया होगा। एनडीए का पेपर हुआ था, एनडीए के पेपर में एक सेंटेंस आया था इसी टाइप का, कंडीशनल सेंटेंस था, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये सेंटेंस किस तरीके का है। ऑप्शन में ये भी कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखिएगा कंडीशनल सेंटेंसेस को बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कहते हैं। रीजन क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब, बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ध्यान सुनना। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें दो क्लोज दिए गए हों और एक क्लोज दूसरे क्लोज पर निर्भर करे, और एक क्लोज दूसरे क्लोज पर निर्भर तभी करेगा जब दूसरा क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। अब अगर एक सबऑर्डिनेट क्लोज है तो दूसरा मेन क्लोज बनेगा, क्योंकि बिना कंजंक्शन का वो दूसरा क्लोज। और अगर एक सबऑर्डिनेट है और एक मेन क्लोज है तो सबऑर्डिनेट प्लस मेन क्लोज क्या बन जाएंगे भैया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये तो कोई बेसिक मतलब शुरुआत आपकी। अच्छा, अब आते हैं सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस पर। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से, अब इनका एक्चुअल में अब आप लोग इनके मीनिंग को समझना। मैंने बोला था ना कि पहले आपको ये जानना है कंडीशनल क्या होते हैं, दूसरा इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है सर, मैं इसको रब कर रहा हूं सबऑर्डिनेट क्लोज प्लस मेन क्लोज को, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने खूब सो। अब देखो बेटा, अब बात आई इनके मीनिंग की। मीनिंग को ध्यान समझते चलना बस। इफ ही कम्स हियर,
आई विल हेल्प हिम, यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। कई बार अब यहां से थोड़े आपके दिमाग में डाउट्स बनने शुरू होंगे, ध्यान सुनते चलना। पहली बात तो ये कि कई बार हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को एक नाम अपनी मर्जी से देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस, काल्पनिक वाक्य। तो उस वहम को, उस गलतफहमी को ही दूर हम लोग करना है। इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, तो यहां पर इफ के बाद लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, कम्स। प्रेजेंट को सर, प्रेजेंट मतलब इफ के बाद बेटा जब प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ओपन क्लोजेस। ध्यान रखना, ओपन क्लोजेस का मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब ये हुआ कि यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। मतलब बात का ये है, अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, तो कि जो ही कम्स लिखा हुआ है ना बेटा, एक्चुअल में ये मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये होना, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। ही मे कम, वह आ भी सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों से यदि वह यहां आता है तो मैं उसकी सहायता कर दूंगा, मतलब वह यहां भी यहां आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है, संभावना है उसके आने की। तो ये जो ही कम इफ के बाद जो आप लोग प्रेजेंट लिखते हो बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोजेस। ओपन क्लोजेस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि इस एक्शन के होने की अभी प्रोबेबिलिटी है, इस एक्शन के होने की संभावना होती है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस पर कि इफ ही केम हियर आई वुड हेल्प हिम। दोनों सेंटेंस एक साथ बताऊंगा बेटा। इफ ही केम हियर आई वुड हेल्प हिम, हिंदी मीनिंग इस सेंटेंस का मिलता है यदि वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता करता। ध्यान से मीनिंग दिमाग में रखना भी, यदि वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता करता। ऐसे इस पर आ जाइए, इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, कि यदि वह यहां आया होता तो मैं उसकी सहायता कर देता या मैं उसकी सहायता करता। यदि वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता करता, यदि वह यहां आया होता तो मैं उसकी सहायता कर देता। कहीं ना कहीं मीनिंग तो सेम ही बनकर आ रहा है दोनों बातों का। तो एक्चुअल में समझना यह था कि सर ये केम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये हैड कम सर पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। कि इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट में और इफ के बाद पास्ट परफेक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान समझना बेटा। एक्चुअल में ना जब आप इफ के बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हो, क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, इफ के बाद जब हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो हम में से कई लोग एक बात जानते हैं कि सर वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। बोलो बेटा हाँ या ना। इफ के बाद जब वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है तो हम लोग इतना जानते हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो सर हम लोग कई बार बोलते हैं कि इफ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो हम आगे वुड, कुड, माइट वगैरह वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, करेक्ट ग्रामर में अगर हम लोग बातों को सीखें तो इफ के बाद जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है ना बेटा, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलते हैं। दोबारा सुनना मेरी बात को, इफ के बाद अगर हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म इफ के बाद कभी पास्ट इंडेफिनिट को रेफर नहीं करता है। एंड अगर आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे तो आप बातों को जोड़ना सीख जाएंगे। अगर वो एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट को रिलेट कर रहा होता तो बेटा एक बात समझना, यहां पर ये वॉज नहीं आ गया होता। अगर इफ के बाद हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ही लिखना चाहते हैं तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप में ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं, जो नहीं जानते हम लोग आगे सीखेंगे अभी बेटा, बेसिक्स हैं, अभी आगे एडवांस लेवल क्लासेस भी होंगी कि यहाँ पर वॉज गलत होता है, सर हम लोग वर लगाते हैं, ये तो पूरे रूल फेल हो जाता है हमारा। तो एक्चुअल में जो बात है बेटा वो ये है कि जब हम लोग इफ के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो उसको कभी आप लोग पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहोगे। इफ के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा पास्ट सबजंक्टिव मूड। पास्ट सबजंक्टिव मूड, इसको जरूर डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। सबजंक्टिव मूड को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पास्ट सबजंक्टिव मूड। और पास्ट सबजंक्टिव मूड को हम लोग जिस तरीके से इसको ओपन क्लोज कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड बंद।
सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है इम्प्रोबेबल। मतलब इस काम के होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। इफ के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, क्या कहा गया है बेटा आप लोगों से, इफ के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो वो कभी भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और एक्चुअल में आप कहीं पर लिख लेना, रिलेट कर लेना, आगे वीडियोस में बोल रहा हूँ सब्जंक्टिव मूड पढ़ाऊंगा। सब्जंक्टिव पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहता है सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो वर्ब प्लूरल लगानी है, इसलिए हम लोग वॉज नहीं लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अगर एक्चुअल में आप लोग ये सीख रहे हो ना कि इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लगाना है तो फिर बेटा सिंगुलर के साथ वॉज लगाइए, प्लूरल के साथ वर्ब लगाइए। लेकिन वहां पर जब वर्ब लगाने की बारी आती है तो हमें बात रटवा दी जाती है कि भैया इसके बाद सिंगुलर हो तब भी वर्ब लगाना, प्लूरल हो तब भी वर्ब लगाना। ये कोई नहीं बताता है वर्ब क्यों नहीं लगाना। क्योंकि बेटा मैं जो अभी आप लोगों से बोल रहा था, हम लोगों के सीखने के पैटर्न में थोड़े से डेफिशिएंसीज, गलतियां हैं थोड़ी सी। जब हम लोग सीखते हैं चीजों को तो हम इजीली सीखना चाहते हैं, तरीके से नहीं सीखते बातें। मतलब मैं इसकी सीधी सी बात ये है बेटा, इफ के बाद लिखा हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी पास्ट होता ही नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनिट कभी बनता ही नहीं है। वो होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो कहता है कि सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो वर्ब प्लूरल ही आनी चाहिए। और इतना हम लोग जानते हैं पास्ट में वर्ब या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंगुलर के साथ भी ही के साथ भी वेंटी लगाओगे, यू के साथ भी वेंटी लगाओगे, सिंगुलर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आना है, प्लूरल के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आना है। बस दिक्कत कहां पर आई, दिक्कत आती है वॉज और वर्ब में। तो बेटा सब्जंक्टिव मूड ने क्या कहा था, रिकॉल कीजिए, बोलिए अपने आप से एक बार। सब्जंक्टिव मूड ने कहा था कि चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो वर्ब अगर आएगी तो प्लूरल ही आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर वॉज नहीं लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। जो बेवकूफ ये कहते हैं कि इफ के बाद यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज लगा लो, फिर है ही नहीं पास्ट इंडेफिनिट भाई, सब्जंक्टिव है, सब्जंक्टिव है इसलिए वॉज नहीं लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ये समझने लायक बात थी, ठीक है। चलिए खैर, तो बात ये थी कि सर अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ ओपन क्लोज, ओपन क्लोज का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करता है। इफ के बाद अगर पास्ट लिखा हुआ है तो सर ये होता है सेमी क्लोज, सेमी क्लोज का मतलब हुआ इम्प्रोबेबिलिटी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, अब आते हैं इस बात पर। इफ ही केम हियर आई वुड हेल्प यू, अगर वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता कर देता। एक्चुअल में ना ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अब आप मेरी बात को रिलेट करने की कोशिश करना। एक्चुअल में इसका मतलब है कि डज नॉट, ध्यान से देखना सर, डज लिखा हुआ है, डिड नहीं लिखा हुआ है। डज का मतलब समझ रहे हैं आप, डज का मतलब ये है कि भले ही आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, बात पास्ट में नहीं पहुंची है, बात प्रेजेंट में रही है अभी तक भी, इसलिए तो सब्जंक्टिव था सर। मैंने पहले ही बोला था बेटा कि क्लास एडवांस लेवल की ही होगी, थोड़ा सेंस यहीं पर रखना, कंसंट्रेशन यहीं पर रखना, बोर्ड पर बनाकर रखना कि इफ के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तब भी वो प्रेजेंट टेंस को ही रेफर करता है। बस हालांकि अंतर कितना पड़ जाता है, वो इम्प्रोबेबल हो जाता है। इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लिखा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा होता है, तो वो इम्प्रोबेबल नहीं होता है सर, वो प्रोबेबिलिटी होती है। यहां पर इस एक्शन के होने की संभावना है, यहां पर इस एक्शन के होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये एक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात, लेकिन है प्रेजेंट का, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पर कि सर इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प हिम। अब अगर आप लोग बात समझ रहे हैं तो सर यहां तो सीधा सीधा पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट का मतलब वो पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस मतलब इसको मैं इधर लिख देता हूं बेटा, पास्ट टेंस का मतलब हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज्ड क्लोजेस, मतलब परफेक्ट इमेजिनेशन। पूर्णतः काल्पनिक। सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस दोनों में ही कंप्लीट इमेजिनेशन होता है, बस अंतर ये है कि सेकंड सेंटेंस जो है बेटा उसमें इफ के बाद लिखा हुआ जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो एक्चुअल में पास्ट को रेफर नहीं कर रहा होता है, वो प्रेजेंट की ही कंडीशन होती है। बस प्रेजेंट में दिक्कत ही, अच्छा समझना, अगर सर ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा था फर्स्ट सेंटेंस में तो प्रेजेंट को रेफर कर रहा था, तो बेटा फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ये था कि जब इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है
तो वो रेफर करेगा प्रोबेबिलिटी को। इफ के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रेफर प्रेजेंट को ही करेगा, ये मत समझना पास्ट इंडेफिनिट को रेफर कर रहा है, रेफर प्रेजेंट को ही करेगा, लेकिन एक्शन हो जाएगा आपका इम्प्रोबेबल, असंभव। अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है तो बेटा मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको जरा बताना है, कोशिश करना। ये सेंटेंस बेटा मैंने आपको ये समझकर लिखा है कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ सकते हैं, कि आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। ये कि रोहन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट इफ ही डैश द टेस्ट डैश क्वालिफाई इट। बेसिक से थोड़ा सा ये समझकर क्लास ले रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि इफ का प्रेजेंट आता है तो मेन क्लोज में विल शैल का यूज करते हैं, फिर पास्ट आता है तो मेन क्लोज में वुड कुड माइट का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सेंस लगाइए बेटा इसमें। बेटा जो लोग नहीं समझ जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि इसको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन बस मैं आपको जो बता रहा था कि इफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इफ के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इफ के बाद ऐसे समझना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है या V1 प्लस S या ES है, चलो समझते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो मेन क्लोज में विल या शैल का यूज होता है। हालांकि यूजेस विल शैल के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, कैन भी आता है, मे भी आता है, हैज टू प्लस V1 भी आता है, वुड सॉरी हैव टू प्लस V1 भी आता है, वो बहुत आगे की बात है। मैंने बोला है ना फर्स्ट लेक्चर अभी और भी लेक्चर्स होंगे इस पर डिपेंड। दूसरी बात ये है कि इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2। अब जरा फटाफट मुझे बता दो एक बार, बट बेवकूफी मत करना। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या इसको पास्ट बोल दूं मैं कि पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं ना, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो क्या बोला जाएगा बेटा? पास्ट सबजंक्टिव मूड। ध्यान रखिएगा, कंडीशन पास्ट की नहीं रहेगी, कंडीशन प्रेजेंट की रहती है। तो फिर आगे हम लोग यूज करते हैं वुड प्लस V1 को। जैसे मैंने भी आप लोगों से बोला है कि यहाँ पर विल शैल के साथ हम लोग कैन भी लगा लेते हैं, मे भी लगा लेते हैं, वैसे यहाँ पर वुड के साथ कुड भी लगा लेते हैं, माइट भी लगा लेते हैं। ये अभी आगे की बात है, ये आपके अगली वीडियो में आएगा कि कब कैन लगाना है, कब मे लगाना है, कब वुड, कब कुड, कब माइट। अभी जो समझना है बस वो मैं आपको इसका डिफरेंस लेकर चलना चाहता हूँ आपके साथ। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्दर वीडियोस में समझ में आएगा कि डिफरेंस क्यों समझाया जा रहा था। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो लोग जानते थे। बेटा आपके सामने कई बार कंडीशन जब इफ से सेंटेंस बनकर आता है आपके एग्जाम में, तो वहां पर हम लोग करेक्शन 2 साइड कर सकते थे, या तो इधर भी करेक्शन करके सेंटेंस को सही कर लेते हैं। कई बार जो बच्चे पढ़ चुके हैं, वो एग्जाम दे चुके हैं, वो जानते हैं इधर करेक्शन करते हैं तब भी सेंटेंस सही हो सकता है, इधर करेक्शन करते हैं तब भी सेंटेंस सही हो जाता है। तो बच्चे कई बार इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करेक्शन करें तो करें किधर। तो उसी को क्लियर करने के लिए ना ये सब कुछ चल रही है। चलो बेटा जरा फटाफट से आंसर दिए कि रोहन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट इफ ही डैश द टेस्ट ही डैश क्वालिफाई इट। सो इसमें ही लगा देना यहाँ पर, टेस्ट ही डैश क्वालिफाई इट। अब देखो प्रेजेंट लगाओगे तो आगे फ्यूचर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगाओगे तो आगे विल भी सही हो जाएगा, मतलब ग्रामेटिकली तो ये भी करेक्ट है। अच्छा वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आगे वुड लगेगा, वुड लग जाएगा तो ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट हो गया। ग्रामेटिकली तो बेटा दोनों ही करेक्ट हो गए। अब समझना ये है, देखो दोबारा समझ लेना, इफ के बाद टेक्स लगाओगे, एस या ईएस वाला वर्ब लगाओगे तो आगे विल होना चाहिए, तो यहाँ पर विल आ जाएगा, ऑप्शन ये भी सही है। इफ के बाद टू लगाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे तो आगे वुड आ जाएगा, वुड दे रखा है, ये भी सही है। अब चुनना किसी एक को है। अब लगाओ सेंस बेटा, रोहन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट इफ ही डैश द टेस्ट ही क्वालिफाई इट। कि रोहन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अगर वो टेस्ट देता है तो वो इसको क्वालिफाई कर लेगा। अब मुझे समझाओ, अगर रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है तो इसके टेस्ट को क्वालिफाई करने की
प्रोबेबिलिटी है कि इम्प्रोबेबिलिटी है। अगर रोहन पढ़ने में अच्छा है तो वो टेस्ट को क्वालिफाई करने की उसके संभावना है या नहीं है। आंसर क्या मिलेगा बेटा? जैसे अगर अच्छा है पढ़ने में तो एग्जाम क्वालिफाई कर ही लेगा, और अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा तो मतलब इस काम को होने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो सब्जंक्टिव मूड है, सेमी क्लोज्ड तो इम्प्रोबेबल हो गया, और इफ के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लिखा हुआ है तो ये ओपन क्लोज है। ओपन क्लोज का मतलब हो गया भैया प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबल एक्शन हुआ। तो अगर प्रोबेबल है, संभावना है, तो सर करेक्ट आंसर ये होगा। ग्रामेटिकली बेटा ये भी करेक्ट था, लेकिन समझना ये थी बात आप लोगों को। इसी सेंटेंस को आप ऐसे कह दीजिए, रोहन इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट। पुअर मतलब पढ़ने में खराब है, कि रोहन एक खराब स्टूडेंट है, अगर वो टेस्ट देता है तो वो क्वालिफाई कर लेता। बोलिए, अगर खराब स्टूडेंट है तो टेस्ट को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है, फिर संभावना है, नहीं होगी तो फिर ये खत्म हो जाता है। तो ये तो था इफ के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है और इफ के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बेसिक था ये अभी आप लोगों का। अगले वीडियो जब लेकर आए बेटा इसको ना प्लीज, जो आज सारी बातें बताई गई हैं, कंडीशनल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, जो जितनी बातें आप लोगों को बताई गई हैं प्लीज इनको रिवाइज जरूर करना, अगले क्लास में बहुत काम आएंगी ये सारी बातें आप लोगों की। ठीक है सर, चलिए आज के लिए इतने जान लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।